गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग की क्लास 8:45 पे, आप लोग कितना लेट क्यों आते हो? मैम मैं तो सही टाइम पे हूँ। सिर्फ आज की बात करूँ वैसे टाइम हो गया। अच्छा, कल हमने जितना पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में बेसिकली 3 मेन टॉपिक थे। वो थे हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और आज हम चैप्टर को ओवर कर देंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मल्टीनेशनल कंपनी may be defined of a company that has business operation in several countries by having its factories, branches, or offices in those countries, but has its headquarter in one country in which it is incorporated. अब देखो इसमें क्या बोल रखा है। मल्टीनेशनल कंपनी हम उन कंपनीज को कहते हैं जिनका हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में होता है। जिस कंट्री का वो मेन वो कंपनी होता है उसी कंट्री में उसका हेडक्वार्टर होता है, पर उसके ब्रांचेस या उसकी न्यू फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जो होते हैं हमारे ब्रांच ऑफिसेस, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती है। उसकी कंट्री में भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी होती है। तो वो होता है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। जिस कंपनी का मेन ब्रांच उसी की कंपनी में होती है जहाँ पे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ रहता है, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसके ब्रांचेस रहते हैं, ऑफिसेस रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहती है। वो होता है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है फिलिप्स, कोका कोला एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। ओके, अब हम फीचर्स करते हैं। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। MNCs possess huge capital resources and they are able to raise lot of funds from various sources. अब देखो, अब MNCs इतनी बड़ी होती है, एक तो खुद की कंट्री में भी काफी बड़ी होती है, ऊपर से दूसरी कंट्रीज में भी अपना खोलती है, तो उसके लिए काफी सारा पैसा चाहिए होता है, काफी सारे कैपिटल चाहिए होता है। तो उसमें यही बोल रखा है कि जो MNCs होते हैं उनको काफी सारे पैसे की जरूरत होती है, और क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी मार्केट स्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो इनको कहीं से भी अगर ये लोग मांगते हैं ना, बोरोइंग्स करते हैं या फिर लोन लेते हैं, तो उनको इजीली मिल जाती है क्योंकि इनकी मार्केट स्टैंडिंग काफी अच्छी होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशन। MNC हैज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज। अब जो MNC होती है उसका जो प्रोसेस होता है, बेसिकली प्रोडक्शन हो गया या फिर मार्केटिंग हो गया या सेल्स होगी, वो सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं करती, वो पूरे जहाँ पे उसके ब्रांचेस होते हैं हर जगह करती है, जहाँ जहाँ तक वो पहुंच सकती है हर जगह से। पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पेप्सी नहीं, क्या कोका कोला, हाँ कोका कोला एग्जांपल ले लेते हैं। कोका कोला सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं पीते हैं, ठीक है, अमेरिकन भी पीते हैं, और भी ब्रिटिश कहते हैं, रशियंस भी पीते हैं, जापानीज भी शायद पीते हैं, तो ये सब करते हैं। हाँ, और ऑल ओवर नहीं कह सकते हम, जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक उसकी फैक्ट्रीज है, जहां तक वो उसका बस है, वहां तक वो पहुंचाता है। सिर्फ एक ही कंपनी तक लिमिटेड नहीं रखता, एक ही कंट्री तक लिमिटेड नहीं रखता, ठीक है। तो MNC का जो प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, और जितनी भी फैसिलिटीज है वो सेवरल कंट्रीज। नहीं लगता होगा मैम, कोका कोला के पीछे LTD लिमिटेड नहीं लगता होगा? हाँ, नहीं लगता होगा। फिर मैम क्या लगता होगा उसके पीछे? बस कोका कोला, उसका ये कुछ नहीं? को देखती हूँ, द कोका कोला कंपनी, कंपनी लगता है इसके आगे। अच्छा अच्छा, पीछे कंपनी, सॉरी, हाँ कंपनी लगता है। उसके बाद आया थर्ड हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मतलब ये होता है कि हाँ, ब्रांच एक जगह है, सॉरी ब्रांच कह रही हूँ, हेडक्वार्टर एक कंट्री में और बाकी सारी कंट्रीज में उनके ब्रांचेस है। तो जो मेन कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा? हेडक्वार्टर से ही।
हेडक्वार्टर ही Yes. हमारे रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, और वो बाकी सारी कंट्रीज में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सेंट्रलाइज कंट्रोल में यही कह रखा है। MNCs have headquarters in their home countries from where they exercise control over all branches and subsidiaries. It provides only broad policy framework to them and there is no interference in their day-to-day operation. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो होता है ना, जो MNC हेडक्वार्टर्स, इनकी सारी पॉलिसीज बनती है, एक फ्रेमवर्क बनता है कि हाँ ऐसे ऐसे काम करेंगे। बस उनका काम इतने में ही समझ, ये जब अपनी पॉलिसी दे देते हैं ना, फिर वो एप्लीकेबल कर लेते हैं बाकी ब्रांचेस, फिर उनके काम में ना कोई इंटरफेयर नहीं करता कि तुम क्यों कर रहे हो। इवन तुम लोग ये भी देखना, ये MNC तो नहीं है बट मैं ऐसी एग्जांपल ले रही हूँ, जो हमारे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, तो इन सब की तुम्हें क्या लगता है, ये जो सारी दुकानें होती है, सारी इनकी शॉप्स होते हैं, ये एक ही पर्सन के पास होता है, ये इसका ओनर एक ही पर्सन होता है? नहीं, नहीं, इनकी वो क्या तो होती है ना, इनकी फ्रेंचाइजी खरीदी जाती है। फ्रेंचाइजी मतलब इनका राइट लिया जाता है, एक राइट, फ्रेंचाइजी हम राइट बोल सकते हैं कि हाँ ये फिर इनसे हम खरीदते हैं, फिर ये हमें अलाउ करते हैं कि हम इनका बिजनेस कर सकते हैं, इनके बिजनेस में थोड़ा सा पार्ट ले सकते हैं और इससे अपना काम कर सकते हैं, तो हम फ्रेंचाइजी खरीदते हैं। उसमें भी तो मैम उन्हें शेयर्स देने होते हैं, थोड़ा प्रॉफिट देना होता है कुछ परसेंट का। हाँ, वो देने होते हैं इसलिए, पर वो कुछ बस एक बार फ्रेंचाइजी खरीद ली बस खत्म, उसके बाद कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता कि KFC वाले बोलेंगे नहीं तुम क्यों खरीद रहे हो, या तुम मत करो, या तुम ये करो, तुम वो करो, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एक बार फ्रेंचाइजी मैम खरीद ली बिना पूछे ही मैम तो बस। लीगल करने लगे तो उसके पीछे उस पे मैम क्यों कोई वो क्या कहते हैं, कुछ एक्शन लेंगे मैम? हाँ, बिना पूछे करने पे एक्शन है। मैंने पेटेंट्स का भी तो तुम्हें बताया था, कॉपीराइट्स का ही बताया था, होता नहीं है? जैसे KFC वालों ने अपना फ्राइड चिकन होता है, आई थिंक उनका, हाँ फ्राइड चिकन का उन्होंने पेटेंट बना रखा है कि ये चीज बस हम बना सकते हैं, और अगर किसी को ये चीज करनी है तो फिर तुम हमसे फ्रेंचाइजी ले लो, उसके बाद हमारे अंडर में करो, अपना अपने नाम से नहीं खोला जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन। यूजुअली दे एंटर इनटू एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, production of goods, use of brand name etc. with local firms in host countries. अब देखो ये क्या करती है, फॉरेन कोलैबोरेशंस भी करती है। कोलैबोरेशन मतलब कभी किसी को, कोलैबोरेशन मतलब बेसिकली जोड़ना होता है, ठीक है। तो जैसे किसी कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स है, तो ये क्या कहती है कि अपना प्रोडक्शन यूनिट्स ना एस्टैब्लिश करके उन्हीं के प्रोडक्शन यूनिट में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाती है, ताकि खर्चा भी ज्यादा ना हो, उनके जो गुड्स है वो प्रोड्यूस भी हो जाए। मार्केटिंग भी उन्हीं से कराती है, भले ही पैसे दे और प्रमोशन मैम वॉइस नहीं आ रही है। का ही हो रहा है, उनके गुड्स का हो रहा है, ठीक है। मार्केटिंग भी अभी भी नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही मैम। ठीक है। तो मैं ये बोली थी कि फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब जो ये लोग होते हैं ना, बेसिकली कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे अगर इनको एडवर्टाइजमेंट करानी होती है अपनी अपनी किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट, जैसे कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट करानी है या फिर माजा की एडवर्टाइजमेंट करानी हो, तो ये अपने कंट्री के एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं लेके आएंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ये इंडिया के ही एक्टर एक्ट्रेस को लेते हैं। जैसे हो गया माजा, यूज करते हैं। हाँ, यहाँ की कंट्री अगर इस कंट्री में सेल्स करनी है उनको, इस कंट्री में अपना मतलब फैक्ट्री यूनिट डालना है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, तो फिर ये क्या करते हैं, इसी कंट्री के रिसोर्सेज भी लेते हैं और इसी कंट्री के सारे फैक्टर्स से ये लोग प्रमोशन कर लो या फिर मार्केटिंग कर लो, सब इसी कंट्री से करते हैं और इनके बीच एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट होता है हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी। These organizations possess advanced and superior technology which enable them to provide world class product and services. अब देखो इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ये बात तो मानी है, क्योंकि मान लेते हैं कि चलो इनकी कंट्री में इतना एडवांस नहीं होगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल टेक्नोलॉजी होगी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, पर इनके ब्रांच तो हर एक कंट्री में है। तो बहुत सारी कंट्रीज होती है जिनकी काफी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, एडवांस होती है, तो अगर इनकी कंट्री में भी एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो ना, तो उनकी टेक्नोलॉजी सीख के फिर अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड में फैला होता है, तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। ये चीज मैं बता रखी है। यस मैम।
6 पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट्स इनोवेशन. MNCs has highly sophisticated research and development department. These are engaged in developing new products and superior design of existing products. अब देखो ये इनोवेशन भी बहुत करते हैं, ठीक है. जैसे आप इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, इनोवेशन मतलब कुछ न्यू चीज इन्वेंट करना है, उस पर कुछ अच्छी चेंजेस लाना. तो इनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और ये इतनी बड़ी कंपनी, ये लोग जिनको हायर करते हैं ना वो भी काफी प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्योंकि इनका जो सैलरी पैकेज होता है ना वो काफी अच्छा होता है. तुम लोगों ने सुना होगा कोई जॉब करता है, बेसिकली स्टडीज करता है ना, MBA करता है या फिर BBA करके, MBA करने के बाद कहता है कि अब तो तुम्हें अच्छी MNC में जॉब मिल जाएगी, बस MNC में जॉब मिल जाए. क्यों कहते हैं? क्योंकि MNC के जो पैकेज होते हैं ना हमारे वो काफी अच्छे होते हैं, इसलिए सब MNC में जॉब ढूंढते हैं. तो जो अच्छा क्वालिफाइड है, जिसने MBA BA कर रखा है, उतना अच्छा क्वालिफाइड है, उसको जॉब मिल के जाएगी MNC में, तो वो कितना अच्छा काम करेगा. तो इससे क्या होता है, इनके पास ना जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, तो इनोवेशन भी, इनके प्रोडक्ट्स की इनोवेशन भी काफी अच्छी होती है. ठीक है. इसके बाद हमारा 7 पॉइंट है मार्केट स्ट्रेटजीज. MNC use aggressive market strategies. Their brand as well as known as spend huge amount of advertising and sale promotion. अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मतलब होता है कभी भी हमें सेल करने के लिए कुछ करना पड़े ना, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े. जैसे सिर्फ हम, जैसे ये होता है कि सब्जी बेच रहा है कोई, ठीक है, तो सब्जी बेच रहा है तो वो जिस वे में बोल रहा है, जिस वे में अपने ग्राहकों को कन्विंस कर रहा है, वो क्या होता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली उस चीज को कहते हैं कि सेल कराने के लिए हम जितने भी एफर्ट्स डालते हैं, जितने भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होता है. अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में हमारे प्रमोशंस आ सकते हैं, ठीक है, प्रेस रिलीज आ सकता है, पब्लिक रिलेशन आ सकता है, इवन एडवर्टाइजमेंट. सबसे फेमस एडवर्टाइज करते हैं हम, कभी कभार फ्री सैंपल कर देते हैं, कुछ कंपनीज फ्री सैंपल देते हैं. तो ये सब क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है. ये जो न्यू कंपनी होती है वो क्या करती है कि अपने जो इनका मार्केट स्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट्स करती है, या फिर ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे पहचान में आ सके कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है, उससे ये यूजेस होते हैं. ठीक है. तो मार्केट स्ट्रेटेजीज में ये आते हैं. ये 7 पॉइंट्स क्लियर हुए? यस मैम. यस मैम. ओके. अब हमारा है जॉइंट वेंचर्स. ये हमारा MNC नहीं है, ये हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस में आता है. बट मीनिंग है when 2 or more independent firms together establish a new enterprise by pooling the capital, technology and expertise, it is called joint venture. अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो फर्म, ठीक है, दो कंपनी, दोनों अलग अलग कंपनी, अपना उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग कंपनी एक साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करती है, उसमें अपना कैपिटल भी डालती है, अपना टेक्नोलॉजी भी डालती है और एक्सपर्टाइज भी डालती है, तो वो क्या होता है हमारा, उसको हम जॉइंट वेंचर कहलाते हैं. ठीक है. अब जॉइंट वेंचर में अपना एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का. अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया. यस मैम. व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया. अब अगर ऐसा होता है ना, इसको हम जॉइंट वेंचर नहीं कहेंगे कि इसको तो खरीद लिया. अगर इसके तीनों पार्टनर्स जो होते हैं अगर एक साथ मिल जाते हैं और एक ही बिजनेस करते हैं, इन तीनों को मिला के एक ही बिजनेस करते हैं कि हाँ ये तीनों इसके अंडर में आएगा, हम तीनों इसके पार्टनर है, तो वो होता हमारा जॉइंट वेंचर. अभी जो फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में अभी वो जॉइंट वेंचर नहीं है, बट अगर इनके ओनर इनको सेल आउट नहीं करते ना, एज अ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो ये होता हमारा जॉइंट वेंचर. क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम. ओके. अब इसका एग्जांपल है हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स Corporation of Japan jointly established Hero Honda. Similarly, Suzuki Motors of Japan and Maruti of Government of India can to come together to form Maruti Udyog. अब इसमें क्या हुआ कि ये दो कंपनीज ने मिलके एक नई कंपनी बनाई. ठीक है, जैसे हीरो साइकिल ऑफ इंडिया ने और होंडा मोटर्स ने साथ में मिलके हीरो होंडा बनाई. ठीक है, जबकि ये दोनों अलग अलग कंपनी थी, पर फिर ये एक कंपनी बन गई. वैसे ही सुजुकी मोटर्स जापान का था और मारुति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था. इन दोनों ने मिलके एक और वो कंपनी बनाई, मारुति उद्योग. अब ये एक कंपनी है. ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जांपल्स है. इसके फीचर है कैपिटल इज प्रोवाइडेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स. अब ये डिपेंड है, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलके कर रहे हैं काम, तो ये क्या होगा,
आधे पैसे गवर्नमेंट देगी, आधे पैसे प्राइवेट सेक्टर देगी, तो ये डिपेंड होगा। ठीक है। सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट में बी इंटरेस्टेड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो संभालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहली बात तो इतना टाइम होता नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है। थर्ड है हमारा इट कंबाइंस बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट जब एक साथ काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, और प्राइवेट का एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। फोर्थ है हमारा इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब ये डिपेंड होता है कि जॉइंट वेंचर्स हमारा कैसे फॉर्म होंगे, गवर्नमेंट पे और प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे। ठीक है, इनको इन्वेस्टर्स की भी जरूरत होती है। इसमें बिना पैसे के कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। पैसे के लिए हमें बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए हमें पैसे चाहिए एंड पैसे के लिए भी हमें बिजनेस चाहिए, वाइस वर्सा। अब जॉइंट वेंचर्स के बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट है हमारा ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। इन अ जॉइंट वेंचर resources and capacity of two or more firms are combined, which enable it to grow quickly and efficiently. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो हमारा जॉइंट वेंचर है इसमें गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी आते हैं और प्राइवेट के रिसोर्सेज भी आते हैं। तो इसके पास रिसोर्सेज बहुत होता है, तो इनका जो भी काम होता है ना वो जल्दी जल्दी होता है और बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत है और कैपेसिटी बहुत है काम करने की। इसमें सेकेंड हमारा है access to advanced technology. It provides access to advanced techniques of production which increase efficiency and then helps in reduction in cost and improvement in quality of the product. अब इसमें है हाँ, तो अब इसमें है अब इनके पास ना टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है, क्योंकि ये बात है ना कि गवर्नमेंट हमारा रिसोर्सेज दे रही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है वो साथ में मिलकर काम कर रही है। और जो प्राइवेट एंटरप्राइज है ना वो इंडिया की प्राइवेट एंटरप्राइजेज नहीं है, वो बाहर की फॉरेनर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है और फॉरेन एंटरप्राइज है। जैसे आपने पढ़ा ना यहाँ पे हमारा होंडा मोटर कॉर्पोरेशन जापान का था और हीरो साइकिल ऑफ इंडिया का था, तो दोनों ने मिलके फिर बनाया हमारा हीरो होंडा। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, तो इनके पास ना टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस होती है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी लाते हैं वो काफी अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा access to new markets and distribution network. A foreign corporation gain access to the vast Indian market by entering into joint venture with India Corporation. It can also take advantage of the well-established distribution system of local firms. अब देखो, अब जो न्यू मार्केट है वो न्यू कंपनी है, कोई न्यू कंपनी फॉरेन की न्यू कंपनी आई, अगर वो अपने आप ही सब कुछ करेगी या फिर एमएनसी की बनाएगी, ठीक है, तो उसको क्या होगा, अपनी मार्केट स्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और उसमें उसको कितना भी साल लग सकता है। पर अगर वो जॉइंट वेंचर करता है तो क्या होता है, एक गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी तो थी ही, उसकी ऑलरेडी मार्केट स्टैंडिंग भी है, लोग उससे गुड्स भी खरीद रहे हैं, कस्टमर्स भी बने हुए हैं, तो उसके साथ बस आगे ज्वाइंट हो जाएगी। तो उसका क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा, उसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, उसको अपनी मार्केट स्टैंडिंग के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, उसको बस चीजें बनानी है और बेचनी है। तो इसमें यही बोल रखा है कि एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जॉइंट वेंचर से जो न्यू कंपनीज होती है ना उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल जाता है, उनको न्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी। उसके बाद आया हमारा इनोवेशन। अब इनोवेशन मतलब यही, इनके पास टेक्नोलॉजीज अच्छी आती है, एम्प्लॉयज अच्छे होते हैं, जॉइंट वेंचर की भी जो सैलरी पैकेज होती है वो काफी अच्छी होती है, तो इनका जो होता है इनोवेशन भी अच्छे से हो जाता है। न्यू न्यू चीजें ये इन्वेंट करता है और अपनी जो कंपनी है उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारा फॉरेन पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर हैव द आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
they have an advantage in highly competitive and demanding market. अब इसमें ये जो हमारे फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी भी होती है और काफी अच्छे आइडियाज भी होते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में. इसमें ये है. 5th पॉइंट है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Raw material and labor are comparatively cheap in developing countries. So if one partner is from developing country, they can be benefited by the low cost of production. ठीक है. अब देखो ये क्या होता है, जो जो कुछ कंपनीज है, कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, और कुछ है जो डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्री है अभी. जैसे हमारा अमेरिका जो है ना, यूएसए, वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, मतलब उसके पास सब कुछ है, पूरी तरह से डेवलप है. पर जो हमारी इंडिया है ना, अभी भी वो डेवलप हो रही है, अभी भी डेवलपिंग है. काफी सारे फैक्टर्स अभी भी इंडिया में कम है, ठीक है, लिटरेसी रेट काफी कम है, जीडीपी तो चलो कम ही है, अभी काफी सारे फैक्टर्स है जो कम है. तो इस चीज में इस पॉइंट में बेसिकली ये बोल रखा है कि कोई अगर जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है और वो किसी डेवलपिंग कंट्री में कर रहा है, तो उसको जो रॉ मटेरियल है ना, वो काफी सस्ते में मिलेगा. तो जो फॉरेन कंपनी है ना, उसके लिए काफी अच्छा होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा किसी डेवलपिंग कंट्री में अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद है 6, वेल नोन ब्रांड नेम. Where one party has well established brand and goodwill, the other party gets its benefits. Products of such brand names can be easily launched in the market. अब इसमें मैंने वो सेम चीज आपको बताई थी कि जब किसी कंपनी का ऑलरेडी मार्केट स्टैंडिंग हो गया है, उसके ऑलरेडी कस्टमर्स है, सब उसको ऑलरेडी पहचानते हैं कि हाँ ये एक मार्केट, ये एक कंपनी है, इसके ये गुड्स बनाता है, ठीक है, और अच्छी खासी उसका सेल भी है. तब आगे कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर ज्वाइंट होता है जॉइंट वेंचर में, तो उसको ये बेनिफिट मिलता है कि उसको दोबारा सब एफर्ट्स लगाने होते हैं कि अपने गुड्स को प्रमोट करना हो या अपने गुड्स को सेल के लिए मतलब मार्केट स्ट्रेटजीज करनी हो, या फिर मार्केट स्टैंडिंग के लिए उसको एफर्ट्स डालने हो. ये नहीं करना पड़ता क्योंकि मार्केट स्टैंडिंग ऑलरेडी हुई होती है. तो इससे ना बेनिफिट मिलता है. जो एक बार मार्केट स्टैंडिंग गुडविल बन गई, तो जो दूसरा अगर जॉइंट वेंचर में ज्वाइन हो रहा है, तो उसको हर चीज के बेनिफिट मिलते हैं. फिर उसको बस प्रोडक्शन करना होता है और सेल अपने आप हो जाती है, उसको एफर्ट्स नहीं डालने होते ज्यादा. ये क्लियर हुआ? यस मैम. ओके. अब हमारा लास्ट टॉपिक है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. It means an enterprise in which a project or service is financed and operated through the partnership of government and private enterprises. अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी पार्टनरशिप बस तब तक चलती है जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है. जैसे ब्रिज बनाना, ठीक है, मुंबई में एक ब्रिज बना था, अब नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है. उस ब्रिज को बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर के भी मतलब पब्लिक सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ने पार्टनरशिप की थी. दोनों ने एक साथ बनाया था उस ब्रिज को, देखा जाए तो, ठीक है. तो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब पब्लिक सेक्टर एंड हमारे प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं पार्टनरशिप में, वो हमारा होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. जब तक वो प्रोजेक्ट रहता है तब तक क्या होता है, वो पार्टनरशिप रहती है. एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप भी हमारी खत्म हो जाती है. ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस मैम. ओके. अब इसके फीचर्स हैं फैसिलिटीज पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ये क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटीज प्रोवाइड कर तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है बेसिकली, इसमें एक साथ मिलकर काम करती है. उसके बाद लिखा है पर्टेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट. अब जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रायोर माना जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी काम करी है और प्राइवेट भी काम करी है. प्राइवेट वैसे ही काफी एफिशिएंटली काम करती है, गवर्नमेंट थोड़ा इनएफिशिएंटली काम करती है, बट उसका जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, तो सोसाइटी का सोच के वो काम करती है. तो दोनों एक साथ मिलकर जब काम करते हैं ना, तो जो प्रोजेक्ट होता है वो काफी अच्छा बनता है और काफी जल्दी बनता है. तीसरा है हमारा सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, कैपिटल इंसेंटिव एंड हेवी इंडस्ट्रीज.
और जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना उसके लिए सुटेबल होता है, तो काफी जिसमें हमें काफी सारे कैपिटल चाहिए और हैवी इंडस्ट्रीज है, काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए काम आता है। यहाँ पे बिग प्रोजेक्ट हो, जैसे हमें बड़ी सी इंडस्ट्री बनानी हो या फिर बड़े ब्रिजेस बनाने हो, ठीक है, तो उसमें कैपिटल इंसेंटिव भी ज्यादा लगता है, क्योंकि मशीनरी और नॉर्मल जो है लेबर तो ज्यादा काम नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये होता है, ये बेसिकली जो हमारा पीपीपी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही सुटेबल होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इनको नहीं किया जाता। चौथा है हमारा पब्लिक वेलफेयर, एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इससे पब्लिक वेलफेयर होता है। और जो हमारा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, ये भी बेसिकली हमारा क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर बनाया है इसको। फिफ्थ है हमारा शेयरिंग रेवेन्यू शेयर बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन द एग्रीड रेशियो। अब इनको जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब जो इनकम इनको मिलती है, जैसे कुछ ब्रिज बना लिया, कुछ बना लिया, उसके बाद इनको कुछ इनकम, उससे भी तो इनकम मिलती है, हमारा टोल टैक्स हो गया या समथिंग, ठीक है, टोल टैक्स हो गया ना, तो नॉर्मल जो टोल टैक्स जो होती है वो गवर्नमेंट को मिलती है, पर अगर पब्लिक एंड प्राइवेट ने दोनों ने मिलकर काम किया ना, तो वो उस ब्रिज का जो टोल टैक्स होगा वो पब्लिक में भी, मतलब गवर्नमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और पब्लिक में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो रेशियो होगा उनका, वो रेशियो उनका पहले से ही एग्रीमेंट में दिया होगा कि क्या रेशियो में उनको रेवेन्यू शेयर करना है और किस किस रेशियो में कैपिटल देना है, ठीक है। यस मैम। ये चीज Yes, क्लियर ma'am. हुई? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. बेसिकली आपका ये जो थर्ड चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये आज ओवर हो रहा है। यस ओके, मैम। कल हम इकोनॉमिक्स करेंगे, आज आई थिंक वेडनेसडे, राइट? यस मैम। तो कल हम इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे और इसके नोट्स मैं होप सो नाइट तक आप लोग को भेज दूँ। अच्छा, मैंने पिछले वाले Yes. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे? पिछली बार इससे पहले भी तो मैंने एक चैप्टर के नोट्स भेजे बिजनेस स्टडीज में, हम आपको क्वेश्चन भेजे थे। क्वेश्चंस भेजे थे ना मैंने? हाँ, आपने कहा था जिसमें डाउट है पूछ लेना। अच्छा, भेजे तो वेल एंड गुड। सेकंड चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा। सेकंड चैप्टर देखना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, देख के बता देना, अगर नहीं भेजे होंगे तो मैं कल भेज दूंगी, मैं भी ओके एक बार मैम। चेक कर लूंगी। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो इस चैप्टर में। नो। ओके, किसी को, दीपांशु को तो नहीं है, बाकी किसी को? ओके वेरी गुड, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़ के आना कल। ओके, लास्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ते रहो जब तक अच्छे से समझ ना आए, और थर्ड चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताओ। मैं गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो गवर्नमेंट से रन आउट होती है, गवर्नमेंट जिसे चलाती है। अच्छा, और कोई? अभी कह रहे थे मैम कोई डाउट नहीं है, इतना इजी सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स 51% से 51% या 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमारी अच्छा। गवर्नमेंट कंपनी होती है। यस मैम, ये नहीं बोला बस। यही बोलना है। ठीक है मैम। हाँ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? एंटरप्राइजेस जिसको मैम प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी से चलता है।
प्राइवेट इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होते हैं जिनको इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं और फाइनेंस करते हैं। यस मैम। पढ़ लेना, कर दो, पढ़ लेना, इसको मैं सेंड कर दूंगी, पढ़ लेना, वरना अभी तुमसे आंसर तो दिया नहीं जा रहा। ठीक है, चलो फिर मैं क्लास को यहीं पे लीव कर रही हूँ। कल हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, सब लोग प्लीज टाइम से अटेंड कर लेना। ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके, चलो बाय। बाय मैम।